नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, जो एक ऐसी नेता थी जिसे इतिहास ने आयरन लेडी का नाम दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका जीवन संघर्ष, सत्ता और बलिदान से भरा होने वाला था। यह कहानी है भारत के सबसे ताकतवर महिला नेता इंदिरा गांधी की। 19 नवंबर 1917 की ठंडी सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में एक बच्ची ने जन्म लिया। घर में खुशी तो थी लेकिन माहौल बिल्कुल साधारण था, क्योंकि यह घर किसी राजा का नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे परिवार का। इस बच्ची का नाम रखा गया इंदिरा। इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उनकी मां कमला नेहरू अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा धैर्य और त्याग की झलक रहती थी। इंदिरा ने बचपन से ही संघर्ष को बहुत पास से देखा था। जब दूसरी बच्चियां गुड्डियों से खेलती थी तब इंदिरा अपने घर में नेताओं की बातें सुनती थी, जेल, आंदोलन और देश की आज़ादी की बातें करती थी। कई बार उनके पिता जेल चले जाते थे और छोटी इंदिरा खिड़की से बाहर देखती रहती थी, मानो अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही हो। एक दिन छोटी इंदिरा ने बच्चों की एक टोली बनाई, उसका नाम रखा वानर सेना। यह टोली आज़ादी के आंदोलन में छोटे छोटे काम करती थी, कभी संदेश पहुँचाना, कभी झंडे बांटना। उस उम्र में भी इंदिरा के चेहरे पर नेतृत्व की चमक देखने लगी थी। छोटी इंदिरा हमेशा पढ़ाई में जिज्ञासु रहती थी। आनंद भवन का माहौल किसी स्कूल से कम नहीं था। घर में किताबें थी, देश की बातें थी और बड़े बड़े नेताओं की चर्चाएं थी। ऐसे वातावरण में इंदिरा की शिक्षा की शुरुआत हुई। पहले उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की, क्योंकि कभी माता बीमार होती तो कभी पिता की गिरफ्तारी की बातें चर्चाओं में रहती थी। लेकिन इंदिरा के हाथ से कभी किताबें नहीं छूटी। वह इतिहास की किताब खोलती और भारत की कहानी पढ़ते पढ़ते सपने बुनने लगती। कुछ समय बाद उन्हें पुणे के सेंट मैरी स्कूल और फिर शांति निकेतन विश्व भारती भेजा गया। शांति निकेतन में खुले वातावरण और प्रकृति और स्वतंत्र सोच ने इंदिरा के विचारों को नया आकार दे दिया। यही उन्होंने सीखा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। बाद में इंदिरा पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन किस्मत ने वहाँ भी परीक्षा ली। माँ की बीमारी और अपने स्वास्थ्य की समस्या के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ी। हालांकि डिग्री पूरी करना आसान नहीं था, लेकिन शिक्षा ने उन्हें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति दी। किताबों, अनुभवों और संघर्ष से मिलती ही यही शिक्षा आगे चलकर भारत के नेतृत्व में काम आई। समय बदल रहा था, देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था और उसी दौर में इंदिरा गांधी की जिंदगी में भी एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान इंदिरा की मुलाकात एक शांत, गंभीर और पढ़े लिखे युवक से हुई, जिसका नाम था फिरोज गांधी। फिरोज गांधी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे निडर थे, साफ बोलने वाले थे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में विश्वास रखते थे। इंदिरा को उनका यह साहस और सादगी धीरे धीरे पसंद आने लगी। दोनों के बीच विचारों की दोस्ती हुई, जो समय के साथ गहरे रिश्ते में बदल गई। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। समाज में उठे सवाल, आलोचनाएं हुई और कई लोगों को यह विवाह स्वीकार नहीं था। इंदिरा खुद भी दुविधा में थी, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ दिल। उस समय उनके पिता जवाहरलाल नेहरू देश की बड़ी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। आखिरकार 1942 में जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की आग में जल रहा था, उसी दौर में इंदिरा और फिरोज ने विवाह करने का निर्णय लिया। यह विवाह किसी शाही ठाट बाट के साथ नहीं, बल्कि सादगी और आत्मविश्वास के साथ। विवाह के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। दोनों ने राजनीतिक जीवन की कठिनाई राह चुनी। समय के साथ
उनके 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। परिवार, राजनीति और जिम्मेदारियों के बीच इंदिरा ने खुद को मजबूत बनाया। समय बीतता गया और इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के संबंधों में दूरियां आ गई। फिरोज गांधी का निधन 1960 में हुआ, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने स्वयं को पूरी तरह सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन को समर्पित। साल 1964 देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत शोक में डूबा हुआ था। उसी समय इंदिरा गांधी राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि आगे चलकर वही देश की बागडोर संभाल लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। वह चुपचाप काम करती रही, सीखती रही और हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाती रही। लेकिन 1964 में अचानक शास्त्री जी का निधन हुआ। देश फिर एक बड़े सवाल के सामने खड़ा था, अब भारत नेतृत्व कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई बड़े नेता थे, लेकिन अंत में नजर गई एक शांत, संयमी और मजबूत इरादों वाली महिला पर, इंदिरा गांधी। कई लोगों ने उन्हें कमजोर समझा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक पद नहीं संभाला, बल्कि इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दिखा दिया कि वह केवल नाम के ही नेता नहीं, उन्होंने साहसिक फैसले लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के युद्ध में देश को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जो लोग उन्हें कमजोर समझते थे, वही लोग आगे चले कर उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहने लगे। समय बदलता गया। साल था 1969। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई ताकतवर नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। ये नेता चाहते थे कि इंदिरा उनके इशारों पर चले, लेकिन इंदिरा गांधी चुप रहने वालों में से नहीं थे। देश में गरीबी गहरी थी, आम आदमी परेशान था। इंदिरा ने सोचा, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बड़े फैसले लेने होंगे। और फिर आया एक ऐतिहासिक कदम, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यह फैसला अमीरों के खिलाफ और गरीबों के पक्ष में था। देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ आम जनता जो इंदिरा के साथ थी, दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता जो उनके खिलाफ हो गए। टकराव बढ़ा, कांग्रेस पार्टी टूट गई। एक तरफ बनी कांग्रेस ओ और दूसरी तरफ बनी कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी की कांग्रेस बहुतों को लगा कि इंदिरा अब राजनीतिक में टिक नहीं पाएंगे, लेकिन 1969 ने साबित कर दिया, इंदिरा गांधी अब भी किसी कठपुतली नहीं थी, वह खुद नेतृत्व करती थी। यही से इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री से एक मजबूत नेता बन गई। आगे चलते ही इंदिरा गांधी के और ऐतिहासिक फैसले। एक साल था 1971। भारत के पूर्वी हिस्से से लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे। रोते बिलखते परिवार, भूखे बच्चे और टूटी हुई उम्मीदें, यह सब पूर्वी पाकिस्तान से आ रहा था। भारत पर अचानक एक बोझ आ गया। इंदिरा गांधी ने हालत को देखा, समझा और फैसला लिया। यह सिर्फ राजनीति नहीं, मानवता का सवाल। उन्होंने दुनिया के बड़े देशों का दौरा किया, समर्थन मांगा, लेकिन ज्यादातर जगह से सिर्फ आश्वासन मिला, मदद नहीं। इसी बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अब युद्ध टल नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में डर नहीं, दृढ़ संकल्प था। भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर उतरी, थल, जल और वायु। सिर्फ 13 दिनों में इतिहास रच गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक नया देश बना, बांग्लादेश।
उस दिन इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, वह 90,000 सैनिकों के आत्मसहन की साक्षी बनी और भारत को एक नई पहचान मिली, एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र की पहचान। 1971 ने दुनिया को बता दिया, भारत शांति चाहता है लेकिन सम्मान से कोई समझौता नहीं करता। समय बदलता गया, इंदिरा गांधी ने और ऐतिहासिक फैसले लेने का निर्णय किया। साल था 1974। इंदिरा गांधी सत्ता की शिखर पर थी, लेकिन यह साल उनके लिए दोहरी परीक्षा लेकर आया। एक तरफ देश की ताकत, दूसरी तरफ देश का संतोष। 18 मई 1974 की सुबह राजस्थान के पोखरण में सब कुछ शांत था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ हिस्सों में कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया को चौंका दे। इंदिरा गांधी के आदेश पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जब परीक्षण सफल हुआ, भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति थी। इंदिरा गांधी ने साफ कहा, यह शक्ति युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए है। लेकिन इसी साल देश के भीतर हालात बिगड़ने लगे। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी थी और जनता नाराज थी। बिहार से सिर्फ एक आवाज उठी, जयप्रकाश नारायण जेपी के बाद। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। देश की सड़कों पर आंदोलन फैलने लगा। छात्र, मजदूर, किसान सब बदलाव चाहते थे। इंदिरा गांधी के सामने सबसे कठिन सवाल था, देश की स्थिरता कैसे बचाई जाए। 1974 ऐसा साल बन गया जहां इंदिरा गांधी ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, लेकिन उसी साल उनकी सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती भी मिली। यह साल बता गया, सत्ता जितनी ऊंची होती है, इम्तिहान उतने ही कठिन होते हैं। और इंदिरा गांधी के जीवन में और एक ऐतिहासिक कदम, आपातकाल। 25 जून 1975 की रात दिल्ली की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। देश सो रहा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक बड़ा फैसला लिया जा चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी की कुर्सी को हिला दिया था। विपक्ष सड़कों पर था, आंदोलन तेज हो चुके थे और जयप्रकाश नारायण खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े थे। इंदिरा गांधी के सामने सवाल था, सत्ता छोड़ी जाए या व्यवस्था बचाई जाए। आधी रात के बाद राष्ट्रपति से हस्ताक्षर हुए, देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था। अखबारों पर सेंसरशिप थी, नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया। रेडियो पर सिर्फ सरकार की आवाज थी। लोग बोल रहे थे, लेकिन डर के साथ। सरकार ने कहा, देश में अनुशासन जरूरी है। ट्रेनों का समय सुधरा, हड़तालें रुकी, दफ्तर पर समय पर खुलने लगे, लेकिन इसकी कीमत थी आज़ादी की चुप्पी। कुछ लोग इसे सख्त लेकिन जरूरी कदम मानते थे, तो कुछ इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला। 19 महीनों तक देश ने वह दौर जिया जहां कानून मजबूत था लेकिन आवाज कमजोर। फिर 1970 आया, इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया, जनता ने जवाब दिया, इमरजेंसी खत्म हुई और सत्ता हाथ से चली गई। यह कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं थी, यह कहानी थी लोकतंत्र की परीक्षा की। फिर शुरू होता है इंदिरा गांधी का एक नया दौर। साल था 1980। 3 साल पहले जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था। आपातकाल के बाद उनका नाम विवादों से जुड़ गया था। कई लोग मान चुके थे कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक अध्याय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इंदिरा गांधी चुप नहीं बैठी। जनता पार्टी की सरकार आपसी झगड़ों में उलझ गई। इंदिरा गांधी का एक नया दौर। साल था 1980। 3 साल पहले जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था। आपातकाल के बाद उनका नाम विवादों से जुड़ गया था। कई लोग मान चुके थे कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक अध्याय अब समाप्त हो चुका है,
लेकिन इंदिरा गांधी चुप नहीं बैठी। जनता पार्टी की सरकार आपसी झगड़ों में उलझ गई थी, देश में अस्थिरता थी, फैसले नहीं हो पा रहे थे और आम आदमी फिर से वही निराश होने लगा। ऐसे समय में लोगों को एक मजबूत नेतृत्व की याद आने लगी। इंदिरा गांधी ने एक बार फिर जनता के बीच जाना शुरू किया। न कोई घमंड, न कोई सत्ता की चमक, सिर्फ एक संदेश था, स्थिरता और अनुभव। जनवरी 1980 के चुनाव आए, नतीजों ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और इंदिरा गांधी फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनी। यह सिर्फ सत्ता में वापसी नहीं थी, यह जनता का बदला हुआ फैसला था। लेकिन यह साल इंदिरा गांधी के लिए खुशी और दर्द दोनों लेकर आया। 23 जून 1980 को उनके छोटे बेटे संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हो गया। एक मां टूट गई, लेकिन एक प्रधानमंत्री को देश चलाना था। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लेकर इंदिरा गांधी फिर से काम में जुट गई। 1980 ने साबित कर दिया, इंदिरा गांधी गिरकर उठने वाली नेता नहीं थी। हार के बाद भी, दर्द के बाद भी वह खड़ी रही देश के लिए। इंदिरा गांधी के जीवन में एक और नया मोड़ आया, जो साल था 1984। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में कई हथियार और आतंकी विद्रोह के लोग जमा हो चुके थे। देश में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद ने हालात बिगाड़ दिए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने सबसे कठिन फैसला था, देश की एकता और कानून व्यवस्था बनाए रखना या किसी धार्मिक स्थल के भीतर सेना भेजना। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। यह एक साहसिक और विवादास्पद कदम था। सेना ने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर विद्रोहियों को खत्म किया। इस ऑपरेशन से कई सैनिक और नागरिक घायल हुए। देश में भारी विवाद और आक्रोश फैल गया। कुछ लोग इसे जरूरी कदम मानते थे, तो कुछ ने इसे धार्मिक संवेदनाओं पर हमला बताया। इंदिरा गांधी ने यह कदम देश की सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए उठाया था, लेकिन इसका नतीजा उनके जीवन पर भी आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दिखाया कि नेतृत्व कभी आसान निर्णय नहीं लेता, बल्कि कठिन और साहसिक फैसला करता है। इंदिरा गांधी के जीवन का ऐतिहासिक मोड़। आखिरकार इंदिरा गांधी के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। साल 1984। देश बेचैन था, हवा में तनाव था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जानती थी कि उनके फैसलों से कई लोग नाराज हैं, लेकिन उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। कई लोगों ने उन्हें चेतावनियां भी दी, सुरक्षा बढ़ाई जाए, सिंह गार्ड हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी का मन नहीं माना। उन्होंने कहा, अगर मैंने डर के कारण अपने लोगों पर शक किया तो यह मेरी हार होगी। 31 अक्टूबर 1984 की वह सुबह दिल्ली की ठंडी हवा चल रही थी। इंदिरा गांधी को एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देना था। वह सफेद साड़ी में हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी अपने कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वह बगीचे के रास्ते से आगे बढ़ी, वहाँ 2 सुरक्षा गार्ड खड़े थे, बेअद सिंह और सतवंत सिंह। इंदिरा गांधी ने उन्हें देखा, हल्की मुस्कान के साथ और नमस्ते कहा, और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ सेकंडों में सब कुछ बदल गया। देश की प्रधानमंत्री जमीन पर गिर गई। लोग दौड़े, चीखें उठी और इंदिरा गांधी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की, घंटों ऑपरेशन चला, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे। 2 बजे 23 मिनट डॉक्टरों ने सिर झुका दिया। इंदिरा गांधी अब नहीं रही। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश जैसे थम गया। रेडियो पर एक ही आवाज, टीवी पर एक ही खबर, लोग सड़कों पर रो रहे थे। लेकिन इसी दुख के साथ देश ने एक और दर्द देखा। दंगे, आगजनी
और निर्देशों की मौत 3 नवंबर 1984 को सरकारी स्तर पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। दुनिया भर के नेता आए, लेकिन चिता की आग के सामने हर पद हर शक्ति छोटी लग रही थी। इंदिरा गांधी चली गई, लेकिन पीछे छूट गई साहस, विवाद, फैसले और एक ऐसा नाम जो इतिहास में कभी नहीं मिट सके। कभी कभी इतिहास नेताओं को जीत के लिए नहीं बल्कि बलिदान के लिए चुनता। इंदिरा गांधी सिर्फ भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक मजबूत, साहसी और निडर नेता थी। चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या 1971 का युद्ध, पार्टियों के अंदर उठते विरोध हो या बाहरी दबाव, इंदिरा गांधी हमेशा मजबूत और अडिग रही। उनकी नीतियाँ और साहस ने यह साबित किया कि नेतृत्व का मतलब केवल निर्णय लेना ही नहीं, बल्कि कठिन समय में खड़े रहना भी है। इसी वजह से दुनिया ने उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा था। यह नाम केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उन संघर्षों पैसों की कहानी भी है। इंदिरा गांधी की मृत्यु सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस कीमत की कहानी थी जो एक नेता अपने फैसलों के लिए चुकाता है। वह विवादित थी, लेकिन कमजोर नहीं। उन्होंने कहा था, अगर मेरी मृत्यु भी देश की सेवा में हो तो वह भी सार्थक होंगी। इंदिरा गांधी चली गई, लेकिन उनका नाम, उनका साहस और उनका प्रभाव भारत के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये थी हमारी इंदिरा गांधी की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व आसान नहीं होता और फैसलों की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। अगर आपको यह कहानी सच्ची और जानकारी से भरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ऐसे ही भारत के इतिहास, महान नेताओं और सच्ची घटनाओं की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।